मोदी जी को कुर्सी से हटाने के लिए इस वक्त दुनिया भर की विदेशी ताकतें एक साथ काम कर रही हैं। चाहे वो अमेरिका का डीप स्टेट हो या फिर चीन की एजेंसी हो, हर कोई मोदी जी के इन तीन प्रोजेक्ट्स को लेकर डरा हुआ है, क्योंकि मोदी जी तीन ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसके सफल होते ही दुनिया में भारत सबसे पावरफुल इकोनॉमी बन जाएगा और भारत दुनिया भर के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म कर देगा। और इसी को लेकर चाहे अमेरिका का डीप स्टेट हो या चीन की एजेंसी हो, हर कोई बौखलाया हुआ है, क्योंकि वो भारत को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। मोदी सरकार के ये तीन प्रोजेक्ट सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि भारत को एनर्जी, इकोनॉमी और स्ट्रेटेजी के मामले में अगले 30-40 साल के लिए मजबूत बनाने की कोशिश है। इसमें सबसे पहला है न्यूक्लियर ब्रीडर रिएक्टर। भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है जानते हैं आप? हम 140 करोड़ लोगों का देश है। आने वाले 20-30 साल में बिजली की मांग कई गुना बढ़ने वाली है। ईवीज आएंगे, एआई डेटा सेंटर बनेंगे, इंडस्ट्री बढ़ेगी, लेकिन बिजली कहां से आएगी? कोयला सीमित, ऑयल और गैस हम बाहर से खरीदते हैं। अब समस्या यह है कि भारत के पास यूरेनियम बहुत कम है, लेकिन थोरियम दुनिया के सबसे बड़े भंडारों में से एक है। थोरियम एनर्जी का इस्तेमाल किसी भी चीज में ना के बराबर होता है, यानी कि एक तरीके से वेस्ट है, लेकिन मोदी जी ने इसी वेस्ट को ही भारत की सबसे बड़ी ताकत बना दिया है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर यह वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलना, क्योंकि भारत की ताकत पूरी दुनिया आज देख रही है और दुनिया भर के अंदर लोग बौखलाए हुए हैं। आंकड़े कहते हैं कि भारत के पास लगभग 7 टन लाख से ज्यादा थोरियम रिसोर्सेस है, यानी कि दुनिया भर का यह करीब 25% है, जबकि यूरेनियम के लिए भारत को दुनिया भर पर डिपेंड रहना पड़ता है। आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले मोदी जी का ऑस्ट्रेलिया के साथ ऐतिहासिक यूरेनियम समझौता हुआ था और 12 साल की मेहनत के बाद आखिरकार ऑस्ट्रेलिया माना था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भारत को यूरेनियम देने के लिए कभी भी तैयार नहीं था। यूरेनियम इतना महत्वपूर्ण है कि हर एक एनर्जी के पीछे यूरेनियम का हाथ होता है। लेकिन अब समझिए कि मोदी जी ने कैसे खेल किया है। भारत 1950 के दशक में ही होमी भाभा की 3 स्टेज न्यूक्लियर प्लांट बना चुका था, लेकिन थोरियम को सीधे रिएक्टर में डालकर बिजली नहीं बनाई जा सकती और यहीं पर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का खेल शुरू होता है। इसे ऐसे समझिए कि अगर कोई सामान्य न्यूक्लियर रिएक्टर 100 किलो फ्यूल जलाता है और 100 किलो ही खत्म करता है, यानी जितना फ्यूल जलता है उतना ही खत्म होता जाएगा, तो ब्रीडर रिएक्टर ऐसा सिस्टम है जो 100 किलो फ्यूल जलाकर भविष्य के लिए 120 से 130 किलो के बराबर नया न्यूक्लियर फ्यूल तैयार भी कर सकता है, यानी बिजली भी बनेगी और नया ईंधन भी बनेगा। इसके अलावा भारत के लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव होगा। भारत को न्यूक्लियर वेपन के लिए भी दुनिया भर के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, यानी कि ये जो एटम और परमाणु बम आप सुनते हैं ना, ये सब भारत बिना दुनिया पर डिपेंड रहे ही बना सकता है और भारत का कोई कुछ उखाड़ भी नहीं पाएगा। भारत के इसी प्रोजेक्ट को लेकर दुनिया बौखलाई हुई है, क्योंकि भारत का यह न्यूक्लियर रिएक्टर ब्रीडर आखिरी चरण में है। इसे क्रिटिकलिटी कहते हैं और क्रिटिकलिटी के बाद यानी कि इसने अपना काम शुरू कर दिया है, जिसे लेकर पूरी दुनिया बौखलाई हुई है। तमिलनाडु के कलपक्कम में बना 500 मेगावाट का पीएफबीआर अप्रैल 2026 में सक्सेसफुली क्रिटिकलिटी तक पहुंच चुका है। यह भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। अगर यह मॉडल सफल रहा तो भारत धीरे धीरे थोरियम आधारित एनर्जी इकोनॉमी की तरफ बढ़ सकता है। अगर आसान भाषा में कहें कि सऊदी अरब के पास ऑयल है, भारत के पास थोरियम है और पीएफबीआर उस थोरियम के ताले की पहली चाबी माना जा रहा है। दर्शकों, यह वो पहला प्रोजेक्ट है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है और दुनिया बौखलाई हुई है, क्योंकि भारत अब इसमें सफलतापूर्वक आगे बढ़ गया है। दुनिया में भारत दूसरा ऐसा देश बन जाएगा रूस के बाद जिसके पास यह फास्ट न्यूक्लियर ब्रीडर है। और एक और सच बात बताऊं, यह रूस से भी बड़ा है, यानी कि भारत दुनिया में नंबर 1 पर पहुंच जाएगा। अब आते हैं दूसरे बड़े प्रोजेक्ट की तरफ। यह है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। अब जरा आप मैप उठाकर देखिए, भारत का अंडमान निकोबार सिर्फ टूरिस्ट प्लेस नहीं है, यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक मलक्का स्ट्रेट के बिल्कुल पास बैठा है, यानी कि दुनिया के बड़े हिस्से का व्यापार इसी रास्ते से गुजरता है।
चीन के एनर्जी सप्लाई का बड़ा हिस्सा भी इसी रूट से आता है। मलक्का स्ट्रेट वही समुद्री मार्ग है जिससे चीन, जापान, दक्षिण कोरिया समेत एशिया की बड़ी इकोनॉमीज की ऊर्जा और व्यापारिक सप्लाई गुजरती है। अब भारत ग्रेट निकोबार में डीप सी पोर्ट, एयरपोर्ट, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स हब बना रहा है। मतलब क्या? आज अगर कोई जहाज सिंगापुर जाता है तो वहां ट्रांसशिपमेंट होता है। कल वही काम भारत के ग्रेट निकोबार में हो सकता है। इससे भारत को अरबों डॉलर की कमाई हो सकती है और हिंद महासागर में उसकी ताकत बढ़ सकती है। चीन की नजर इसलिए इस क्षेत्र पर रहती है क्योंकि मलक्का स्ट्रेट उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक वीकनेस मानी जाती है। इसलिए कई रक्षा विशेषज्ञ ग्रेट निकोबार को भारत का अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर कहते हैं, यानी कि समुद्र के बीच ऐसा ठिकाना जो कभी नहीं डूब सकता। और तो और कई भू राजनीतिक विशेषज्ञ इस प्रोजेक्ट को भारत की इंडो पैसिफिक रणनीति का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दांव मानते हैं। लेकिन भारत में बैठे ही कुछ लोग इस प्रोजेक्ट को देखकर बौखलाए हुए हैं। राहुल गांधी तो अंडमान निकोबार तक चलेगा यह दिखाने के लिए कि यह प्रोजेक्ट कैसे लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। लेकिन असल में इसी प्रोजेक्ट के जरिए से चीन बौखलाया हुआ है। और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से भारत में किसके संबंध मजबूत है यह बताने की जरूरत नहीं है। बंद कमरे में किसके बीच एमओयू होता है यह पूरा देश जानता है। और इसीलिए बड़े पैमाने पर पैसा बांटा गया जिससे भारत इस प्रोजेक्ट की तरफ ना बढ़े और भारत के अंदर की शक्तियां ही इस प्रोजेक्ट को रोक सके। लेकिन मोदी जी का यह प्रोजेक्ट चीन की सारी अकड़ निकाल कर रख देगा, क्योंकि इस वक्त एशिया में भारत का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कोई है तो वो चीन है। चीन भारत को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता और भारत वो देश है जो मोदी जी के शासनकाल में दुनिया को हिला रहा है और नंबर 1 बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। और यह मलक्का स्ट्रेट पर भारत की स्ट्रेटेजिक पकड़ चीन को कंट्रोल कर देगा। अब तीसरा प्रोजेक्ट है इथेनॉल ब्लेंडिंग। यही इथेनॉल ब्लेंडिंग जिसे लेकर बीते कुछ दिनों में, कुछ महीनों में भारत के अंदर खूब बवाल मचा। लेकिन इसके पीछे एक लॉबी काम कर रही थी जिसे पीछे से मोटा पैसा पकड़ाया जा रहा था। इन्फ्लुएंसर्स की ऐसी टीम जो सीधे तौर पर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने से रोकना चाहती थी। क्यों? क्योंकि भारत हर साल लाखों करोड़ रुपए का क्रूड ऑयल बाहर से खरीदता है और इस इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट के जरिए से दुनिया भर के देशों पर भारत की क्रूड ऑयल को लेकर निर्भरता कम हो जाएगी, जिससे मिडिल ईस्ट से लेकर अमेरिका, वेनेजुला, रूस जैसे देशों का हुक्का पानी भी कम हो जाएगा। ये दुनिया के बड़े बड़े देश, तेल की तो लड़ाई दुनिया में चल रही है और दुनिया भर के बड़े बड़े देश सिर्फ तेल के आधार पर जी रहे हैं। तेल की इकोनॉमी है। वेनेजुला पर अगर ट्रंप ने कब्जा किया तो उसके पीछे भी तेल था और अगर ईरान के ऊपर वो लगातार हमले कर रहा है तो उसके पीछे भी तेल है। जितना ज्यादा ऑयल इंपोर्ट होगा उतना ज्यादा पैसा विदेश जाएगा। अब सरकार ने सोचा कि पेट्रोल में कुछ हिस्सा अपने देश में बने बायोफ्यूल का मिला दिया जाए तो फिर इससे दुनिया भर के ऊपर हमारी निर्भरता कम से कम तो हो सकती है। 90% को कम से कम 60-65 पर तो लाया जा सकता है और यही दुनिया भर की बौखलाहट थी। 2014 में पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग सिर्फ लगभग 1.5% थी। आज भारत 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग तक पहुंच चुका है और सरकार ने यह लक्ष्य तय समय से लगभग 5 साल पहले हासिल किया है। इथेनॉल प्रोक्योरमेंट लगभग 38 करोड़ लीटर से बढ़कर 1200 करोड़ लीटर से ज्यादा तक पहुंच चुकी है और उत्पादन क्षमता करीब 2000 करोड़ लीटर सालाना के आसपास पहुंच गई है। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए भारत 100 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करता था, अब उसमें 20 लीटर इथेनॉल मिला दिया गया तो 20 लीटर पेट्रोल बाहर से खरीदने की जरूरत कम हो गई, यानी इंपोर्ट बिल कम हुआ, फॉरेन करेंसी की बचत ज्यादा हुई, किसानों को नया बाजार मिला, एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत हुई। हालांकि E20 को लेकर कुछ विवाद भी सामने आए। कुछ ऑटो कंपनियों ने गुणवत्ता और पुराने वाहनों पर प्रभाव को लेकर सवाल उठाए, जबकि सरकार और ऑयल कंपनीज का कहना है कि E20 मानकों के अनुसार सुरक्षित है, सेफ है और इसके बाद लाइव टेस्ट भी करा के दिखाए गए। फिर कई कंपनीज ने भी माना कि इसका असर गाड़ियों पर नहीं पड़ रहा है। जो लेटेस्ट गाड़ियां हैं जो E20 मानकों के अनुरूप है उन पर असर नहीं पड़ रहा है। यह सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा था, एक नैरेटिव था कि भारत ऑयल की दिशा
हमें आत्मनिर्भर ना बन सके, दुनिया भर के ऊपर डिपेंडेंसी कम ना हो। आप देखिए जरा, आज अगर भारत को तेल गैस का संकट उठाना पड़ रहा है तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण दुनिया भर के ऊपर निर्भरता है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का रास्ता ब्लॉक कर दिया है और इससे भारत के ऊपर एक बड़ा संकट गहरा गया। भारत अगर रूस से अपने तेल को ना बढ़ाता, अगर दूसरे विकल्पों की तरफ ना बढ़ता, अगर भारत ने अपने पास बड़े पैमाने पर भंडारण ना किया होता तो शायद भारत के अंदर लोगों के घरों के चूल्हे भी बंद हो गए होते। और इसीलिए मोदी जी ने समझा कि संकट की स्थिति से उबारने का भारत को आत्मनिर्भर बनाने का रास्ता ही है। अब तीनों को एक लाइन में समझ लीजिए। न्यूक्लियर ब्रीडर रिएक्टर कहता है कि भविष्य की बिजली भारत खुद बनाएगा, डिपेंड नहीं रहेगा। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट कहता है कि हिंद महासागर में भारत की पकड़ मजबूत होगी। और इथेनॉल मिशन कहता है विदेशी तेल पर भारत की निर्भरता कम होगी। यानी एक प्रोजेक्ट एनर्जी सिक्योरिटी दे रहा है, दूसरा स्ट्रेटेजिक पावर दे रहा है और तीसरा इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की तरफ ले जा रहा है। यही वजह है कि इन तीनों प्रोजेक्ट को भारत के नेक्स्ट 25 से 50 इयर्स के फ्यूचर को जोड़कर देख रहा है। लेकिन दर्शकों, इन्हीं तीन प्रोजेक्ट की वजह से भारत में बैठे कुछ लोग बौखलाए हुए हैं और विदेशी ताकतों से मिलकर भारत की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी भी झुकते नहीं हैं। इन तीन प्रोजेक्ट्स पर डंके की चोट पर काम चल रहा है और कई प्रोजेक्ट तो इसमें क्रिटिकलिटी के लेवल तक पहुंच गए। न्यूक्लियर ब्रीडर अंतिम चरण में है, मलक्का स्ट्रेट को रोकने के लिए निकोबार प्रोजेक्ट तेजी से काम चल रहा है और इथेनॉल ब्लेंडिंग पर तो सरकार ने कई स्टेप आगे भी बढ़ा दिए हैं। दर्शकों, यह सोचने का टाइम है कि दुनिया भर के ऊपर डिपेंडेंसी कम रखनी है या फिर आत्मनिर्भर होकर अपनी क्षमताओं को ही आगे बढ़ाना है, क्योंकि दुनिया आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकती और इसके लिए बहुत सारे कांटे बीच बीच में आएंगे। अब इन तीन प्रोजेक्ट्स पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हुए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना। अगली भारत की नई स्टोरी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।